हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पीटी 360 पॉलिटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब इनमें हम टॉपिक्स पढ़ेंगे जो जो न्यूज़ में रहे हैं। तो ये यूपीएससी में पिछले 5 साल के करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 5 सालों में ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो रिपीट होते हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं होता है, बट जो जो नया आ रहा है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इससे पहले हमने डिस्कस किया था जो भी स्टैटिक टॉपिक्स हैं न्यूज़ में जो रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए थे, लिस्ट भी दे दी थी आपको। तो वो टॉपिक्स आप लक्ष्मीकांत से, या अगर आप सिनॉप्सिस के नोट्स फॉलो कर रहे हो तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर जो टॉपिक्स न्यूज़ में रहे हैं वो हम देखते हैं। तो सेकेंड टॉपिक हम लोगों का है सेंटर स्टेट रिलेशंस का। सेंटर स्टेट रिलेशंस के अंडर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो न्यूज़ में थे। तो सबसे पहला टॉपिक है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पहले मैं आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि होता क्या है। यहाँ पर क्या है, बेसिकली एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पर सेंटर जो है वो स्टेट्स के साथ compete करता है और स्टेट्स सेंटर के साथ compete करती हैं, और साथ में स्टेट्स आपस में भी एक दूसरे के साथ compete करती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर होता गया है कि एक रिलेशंस बनते हैं रीजनल गवर्नमेंट्स में और सेंटर के बीच में, और साथ में रीजनल गवर्नमेंट्स में आपस में भी, मतलब स्टेट्स आपस में भी compete कर रही होती हैं, स्टेट्स सेंटर के साथ भी compete कर रही होती हैं। तो जब स्टेट्स सेंटर के साथ compete कर रही होती हैं, उस बेसिस पे ये यहाँ पर हम उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपटीशन। ठीक है, क्योंकि सेंटर और स्टेट्स compete कर रही हैं। ठीक है, और जहाँ पर स्टेट्स के साथ ही compete कर रही हैं उसको कहा जाता है वर्टिकल कंपटीशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ये आपको ध्यान में रखनी है। तो अब है क्या बेसिकली कि स्टेट्स जो हैं वो इंडिविजुअली भी काफ़ी काम करती हैं कि वो फंड्स और बाकी इन्वेस्टमेंट्स भी अट्रैक्ट करें। तो ये फंड्स और इन्वेस्टमेंट स्टेट्स को क्यों चाहिए होते हैं? ताकि वो अपने यहाँ पर अपनी स्टेट्स में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को और बढ़ावा दें, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ और ज़्यादा करवाएं। ठीक है, अब इससे क्या होता है, एक फ्री मार्केट सिनेरियो फॉर्म हो जाता है। फ्री मार्केट सिनेरियो फॉर्म हो जाता है यहाँ पर स्टेट्स में आपस में। ठीक है, जहाँ पर स्टेट्स जो हैं वो सेलर का रोल प्ले करती हैं, और हम जैसे जो लोग हैं, मतलब जो बायर्स हैं, हम ही लोग इनके इन्वेस्टर्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर स्टेट सेलर है और हम लोग इन्वेस्टर हो जाते हैं। तो एक फ्री मार्केट सिनेरियो काइंड ऑफ बन जाता है स्टेट्स में आपस में ही। तो एक टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जो है इंडिया में भी देखा गया है, जहाँ पर स्टेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फंड चाहिए होता है, पर्क्स चाहिए होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से अपनी ग्रोथ के लिए। तो वो ये ट्राई करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली। साथ ही साथ जितनी भी स्टेट्स हैं वो ज़्यादातर ट्राई करती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रीटीज़ में भी अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएं। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ में कैसे भी उनको थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट मिल जाए और इन्वॉल्व होने की कोशिश करती हैं, और साथ में इंटरनेशनल जो बिज़नेस डील्स होती हैं या फिर जो लोकल बिजनेस डील्स होती हैं उनमें भी इंटरेस्टेड रहती हैं और इन्वॉल्वमेंट दिखाती हैं स्टेट्स। और साथ ही साथ स्टेट्स जो हैं वो एमएनसीज़ को भी वू करने का काफ़ी ट्राई करती हैं, उनको इम्प्रेस करने का काफ़ी ट्राई करती हैं ताकि उनको और ज़्यादा एफडीआई मिले। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ट्राई हो रही होती हैं। तो ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जो है ये एक बॉटम अप अप्रोच का कंसेप्ट फॉलो करता है। बॉटम अप अप्रोच का कंसेप्ट कैसे फॉलो करता है? ताकि ये स्टेट्स से ही चेंजेस लेके आए, मतलब कि स्टेट्स जो हैं जो सबसे ग्राउंड लेवल पर हैं वहाँ से ही चेंज आना शुरू हो। तो ये बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। साथ ही साथ बॉटम अप अप्रोच फॉलो करने से क्या होता है कि ये इंश्योर करता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट को। तो जब भी डेवलपमेंट होगी कंट्री में तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगी बिकॉज ऑफ बॉटम अप अप्रोच। नेक्स्ट चीज़ ये है कि इससे क्या होगा, एक पॉजिटिव कंपटीशन की स्पिरिट जो है वो भी आएगी लोगों में, स्टेट्स में भी आपस में, और उससे जितने भी जो डेवलपमेंट के मॉडल्स हैं उनका अच्छा यूटिलाइजेशन हो पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स में। साथ ही साथ जो इंटर स्टेट्स और इंट्रा स्टेट्स इनइक्वालिटीज़ हैं उनमें भी आपको कमी दिखाई देगी, कि मतलब कम हो रही हैं इनइक्वालिटीज़, तो इनमें भी आपको रिडक्शन दिखाई देगी। रिड्यूसिंग इंटरस्टेट्स एंड इंट्रास्टेट्स इनइक्वालिटीज़। कैसे इनइक्वालिटीज़ डिक्रीज़ होंगी? डेवलपमेंट के थ्रू। सिंपल है ना।
तो जैसे लोग कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दिखाएंगे अपनी, और जितने भी डेवलपमेंट के सक्सेसफुल मॉडल्स हैं उनको यूटिलाइज़ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उससे क्या होगा, इनइक्वालिटीज़ रिड्यूस होंगी स्टेट्स में आपस में, और डेवलपमेंट से ये सारी इनइक्वालिटीज़ धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाएंगी। साथ ही साथ ये क्या इंश्योर करता है कि जितनी भी लिम्स हैं पूरी कंट्री के, वो डेवलप करें। हर एक स्टेट, हर एक, चाहे छोटी स्टेट है, कोई बड़ी स्टेट है, चाहे थोड़ी सी कम डेवलप्ड स्टेट है, थोड़ी ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट है, किसी भी लेवल की स्टेट हो, सभी स्टेट्स, पूरी कंट्री डेवलप करे, ठीक है, एक एक पार्ट डेवलप करे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर बता सकती हूँ कि बहुत सारी डिस्पैरिटीज़ अभी चल रही हैं बहुत सारी सिटीज़ में डेवलपमेंट के को लेकर, या फिर कॉम्पिटिटिव सब फेडरलिज्म को लेकर। तो उससे क्या होता है कि जो आपका कॉम्पिटिटिव सब फेडरलिज्म आ जाता है जहाँ पर, तो वहाँ पर ये डिस्पैरिटीज़ थोड़ी सी कम होने लगती हैं। तो ये जो डेवलपमेंट में डिस्पैरिटीज़ देखने को मिलती है, वो अगर आप यहाँ पर कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म ले आते हो तो उससे कम दिखाई देती है। साथ में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लोगों में लेकर के आती है। जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आती है, ताकि ये इंश्योर किया जाए कि कोई भी स्टेट, कोई भी एरिया लेफ़्ट आउट ना हो जाए। साथ में ये जो वन साइज़ फिट ऑल पॉलिसी है, इसको रिप्लेस कर दिया गया है। अलग अलग स्टेट्स की जो अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं, उनकी अपनी प्रायोरिटी के बेसिस पे, उनके बेसिस पर इसको वन साइज़ फिट ऑल पॉलिसी को रिप्लेस कर दिया गया। अब होता क्या है, कोई स्टेट को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, कोई स्टेट को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। जैसे मान लो गुजरात को ले लो आप एक साइड में, ठीक है, एक साइड आप उत्तर प्रदेश को ले लो। अब ज़रूरी नहीं है ना कि दोनों की नीड सेम ही हो। मान लो यहाँ पर हेल्थ की ज़्यादा नीड है, ठीक है, यहाँ पर मान लो एजुकेशन की ज़्यादा नीड है, तो यहाँ पर होगा क्या, अब मैं यहाँ पर बोल दूँगी कि नहीं हर स्टेट में एजुकेशन हो या हर स्टेट में हेल्थ आपको बेटर करनी है, वो तो नहीं हो पाएगा। तो अब क्या है, ये वन साइज़ फिट ऑल पॉलिसी को ना रिप्लेस इसीलिए कर दिया गया कि हर एक स्टेट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। अगर इस स्टेट की प्रायोरिटी ये है तो वो इस हिसाब से काम करेगा, अगर इस स्टेट की प्रायोरिटी ये है तो वो इस हिसाब से काम करेगी। तो इसीलिए अलग अलग स्टेट्स की अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, अपने ओन प्रायोरिटी के बेसिस पे वो लोग ये पॉलिसी बनाते हैं और उसी हिसाब से आगे वो लोग काम करते हैं। तो इसीलिए हर एक स्टेट जो है वो अपनी खुद की पॉलिसीज़ बनाएंगे अपनी सिटीज़ को डेवलप करने के लिए, और खुद से सेल्फ फंडिंग के थ्रू ये चीज़ की जाएगी। और ये पूरा कंसेप्ट जो है वो डिसिप्लिन भी प्रमोट करता है स्टेट्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं हम लोग, इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स इन इंडिया। इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत न्यूज़ में रहता है ये टॉपिक। अब है क्या, बेसिकली ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आया है, क्योंकि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने के नोटिफिकेशन के द्वारा ये कहा गया है बेसिकली कि 11 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी जो है उनके बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं उनमें आपस में, और ओकेजनल प्रोटेस्ट और इंसिडेंट्स जो है वायलेंस के वो देखे गए हैं, रिपोर्ट हुए हैं इन्हीं डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरियाज़ में से। तो अब ये कौन कौन से बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, क्या हैं ये बाउंड्री डिस्प्यूट्स, वो देख लेते हैं। तो बहुत सारे बाउंड्री डिस्प्यूट्स जो हैं, जब हम बाउंड्रीज़ को, किसी भी स्टेट की बाउंड्री को डीमार्केट करते हैं, तो उस डीमार्केशन के दौरान या उसकी वजह से कुछ बाउंड्री डिस्प्यूट्स निकल कर के आ जाते हैं। तो ये डिस्प्यूट्स कैसे सेटल किए जाएं, वो भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्यूट्स आप देखोगे जो बहुत पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं, जब कोई स्टेट फॉर्म हुई या कोई स्टेट किसी और स्टेट से कार्व की गई, निकाली गई, या पुराने कोई नोटिफिकेशंस दिए गए ब्रिटिशर्स के टाइम पर, ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले, उसके दौरान चलती आ रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बाउंड्री डिस्प्यूट जो है इन रीजंस की वजह से आप ज़्यादा देखोगे, तो उनको सॉल्व करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। तो ये बाउंड्री डिस्प्यूट जो है वो डिमार्केट करते हैं जब हम बाउंड्रीज़ को, तो कुछ क्लेम्स निकल करके आते हैं, ठीक है, फिर काउंटर क्लेम्स होते हैं उन टेरिटरीज़ के बेसिस पर। तो वो सब के वजह से ये बाउंड्री डिस्प्यूट आते हैं। कौन कौन सी ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें बाउंड्री डिस्प्यूट देखे गए हैं, तो जैसे एक है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, यहाँ पर बाउंड्री डिस्प्यूट देखा गया है। देन यहाँ पर 13 एरियाज़ हैं, 13 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं। देन हरियाणा हिमाचल प्रदेश में बाउंड्री डिस्प्यूट है। बेसिकली इन दोनों के बीच में एक बाउंड्री डिस्प्यूट क्या है कि एक रीजन है परवाणु रीजन,
ये रीजन काफ़ी स्पॉटलाइट बना रहा है बॉर्डर डिस्प्यूट में इन दोनों स्टेट्स में, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में। बेसिकली हरियाणा में एक जगह है पंचकुला, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट आप लोगों ने सुना होगा, चंडीगढ़ के पास है। और ये स्टेट ने, हरियाणा ने क्लेम किया है कि कुछ पार्ट्स जो हैं इस परवाणु रीजन, जो क्लेम किया है कि कुछ पार्ट्स जो हैं उसी की लैंड के, हरियाणा की लैंड के, वो हिमाचल प्रदेश के पास है। ठीक है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में रही थी। नेक्स्ट जो डिस्प्यूट है वो है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच में। अब हिमाचल और लद्दाख ने सरचू रीजन है, सरचू रीजन है ये, इस पर क्लेम किया है। तो ये रीजन जो है, जब आप लेह और मनाली की तरफ जाते हो तो ये रीजन आता है। तो ये एक मेजर पॉइंट कंसिडर किया जाता है जहाँ पर ट्रैवलर्स जो है वो रुकते हैं जब भी वो ट्रैवलिंग करते हैं इन दोनों सिटीज़ में, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच में। तो ये ट्रैवलर्स यहाँ पर रुकते हैं, एक मेजर पॉइंट माना गया है ये। तो सरचू बेसिकली हिमाचल का लाहौल स्पीति है उसमें और लेह डिस्ट्रिक्ट के बीच में पड़ता है ये, तो इसीलिए काफ़ी न्यूज़ में रहा है और ये एरिया जो है वो बाउंड्री डिस्प्यूट में बना रहा है। अब है महाराष्ट्र कर्नाटका का भी डिस्प्यूट चलता रहा है रीजन को लेकर। देन आसाम अरुणाचल प्रदेश का भी डिस्प्यूट चलता रहा है। अब देखो बहुत सारे बाउंड्री डिस्प्यूट हैं, बट काफ़ी ज़्यादा जो न्यूज़ में रहते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट के जो एरियाज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट में रहते हैं। अब ज़्यादातर क्यों रहते हैं, अब यहाँ पर आप देखोगे एक चीज़, कॉमन चीज़ है ये, यहाँ पर आप देखोगे कि ज़्यादातर एरियाज़ जो डिस्प्यूट में है ना, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मेघालय, मिज़ोरम, ये सब किसके साथ हैं, आसाम के साथ हैं। तो ये कॉमन है। क्यों है ये, क्योंकि आसाम ही था जिससे धीरे धीरे करके सारी स्टेट जो है वो निकल करके आई थी, मेजॉरिटी स्टेट्स। तो इसी वजह से आसाम जो है वो एक डिस्प्यूट में रहती हैं उससे ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अरुणाचल प्रदेश, आसाम की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का जो ग्रीवेंस था वो ये था कि जब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था तो वहाँ से बहुत सारे ऐसे फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स थे प्लेन में ही जिनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था, जो कि ट्रेडिशनली जो आपकी आसाम की जो हिल ट्राइबल चीफ थे और जो हिल ट्राइबल कम्युनिटी थी उनको बिलोंग करते थे, वो जो फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स थे प्लेन में वो उनको बिलोंग करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड मिल गई थी 1987 में, जिसके द्वारा एक अब ट्राइपार्टाइट कमिटी जो है वो अपॉइंट की गई थी, जिसने ये रेकमेंड किया था कि कुछ ऐसे टेरिटरीज़ थे जिससे आसाम से अरुणाचल प्रदेश में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो आसाम ने ये चीज़ कंटेस्ट कर दी कि भाई ये तो गलत है कि आप हमारे एरियाज़ क्यों दे रहे हो अरुणाचल प्रदेश को। तो वो चीज़ जो है अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास है ये पूरा मैटर, और वहाँ पर चल रहा है अभी ये मैटर। नेक्स्ट है आपका आसाम और नागालैंड। ये सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग बॉर्डर डिस्प्यूट है नॉर्थ ईस्ट का, आसाम और नागालैंड के बीच में। और ये हुआ कब था, जब नागालैंड स्टेट बन गया था 1963 में, उसके बाद से ये स्टार्ट हुआ था। तो बेसिकली हुआ क्या था, 1962 में नागालैंड स्टेट एक्ट आई थी जिसने ये स्टेट के बॉर्डर जो है उसको डिफ़ाइन कर दिया था। 1925 की एक नोटिफिकेशन थी जहाँ पर नागा हिल्स एंड ट्वेंसांग हिल्स एरिया, ये एरिया इसको कहते हैं NHTA, ये एरिया इसको इंटीग्रेट किया गया था एक नई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में। तो अब हुआ क्या कि नागालैंड ने अपना जो इसका बाउंड्री डेलिनेशन था उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। उसने ये डिमांड किया कि एक नई स्टेट बननी चाहिए और एक जो नई स्टेट है उसके पास भी ये नागा डोमिनेटेड एरियाज़ होने चाहिए, नॉर्थ कचर और नागांव डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर। तो सिंस नागालैंड ने कभी अपना नोटिफाइड जो उसके बॉर्डर्स हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं किए, इसी वजह से आसाम और नागालैंड में हमेशा से टेंशन चलती ही रही। ठीक है, जैसे ही नागालैंड फॉर्म हुआ था मतलब ये टेंशन चलती रही क्योंकि नागालैंड एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया अपने नोटिफाइड बॉर्डर्स। तो उससे क्या हुआ, पहला बॉर्डर क्लैश हुए उनके 1965 में। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग जो डिस्प्यूट है वो आसाम नागालैंड का आप देखोगे। उसके बाद आपका आसाम मेघालय का डिस्प्यूट चलता आ रहा है, जिसमें जो प्रॉब्लम है आसाम और मेघालय में तब स्टार्ट हुई थी जब मेघालय ने चैलेंज किया था आसाम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971 को। अब हुआ क्या था कि उस टाइम पर
जो अभी के हमारे कार्बी एंगलोंग हिल्स हैं, जो कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है, उसको पहले मिकिर हिल्स कहा जाता था। तो ये बेसिकली कहते हैं, मेघालय कहता है कि जो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 है कार्बी एंगलोंग हिल्स का, वो अभी हमारा है, पर वो प्रेजेंट है अभी आसाम के पास, तो वो ये कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आसाम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971 को उन्होंने चैलेंज किया था। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा, ये दिस इज़ कार्बी एंगलोंग हिल्स, तो ये इस एरिया को चैलेंज किया गया था। तो यहाँ पर क्या था, मेघालय ने कंटेंट किया कि जो दोनों ये ब्लॉक हैं, ब्लॉक 1 एंड 2 ऑफ दिस कार्बी एंगलोंग हिल्स, जिसको पहले मिकिर हिल्स कहा जाता था, उन्होंने कहा था ये दोनों जो ब्लॉक हैं वो जो यूनाइटेड खासी और जैंतिया हिल्स हैं, यूनाइटेड खासी और जैंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट्स थे, उसका पार्ट थे। ठीक है, जब इसको नोटिफाई किया गया था 1835 में। तो इसी वजह से ये पूरा इशू मेघालय और आसाम में भी चलता आ रहा था, एंड आसाम मिज़ोरम में भी ये इश्यूज़ चलते आ रहे हैं। आपको मोटा मोटा जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये सभी एरियाज़ ऐसे हैं जो कि जिनमें ये इश्यूज़ जो हैं वो काफ़ी परसिस्ट करते हैं, चलते आ रहे हैं। आसाम मिज़ोरम का भी एक बॉर्डर डिस्प्यूट था जिसमें ये चलता आ रहा था ब्रिटिश एरा के टाइम से, जहाँ पर नोटिफिकेशंस दी गई थी ब्रिटिश ने 1875 में और 1933 में, जब मिज़ोरम को लुशाई हिल्स भी कहते थे, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है आसाम में। एंड 1875 नोटिफिकेशन ने क्या किया था, बेसिकली जो लुशाई हिल्स थे उसको कचर के प्लेन से अलग कर दिया था, और जो लुशाई हिल्स और मणिपुर के बीच की जो बाउंड्री थी उसको डिमार्केट कर दिया था। तो मिज़ोरम जो है वो 1987 में ही स्टेट बना था मिज़ोरम। ठीक है, इंसर्जेंसी के बाद। तो अभी भी ये जो बाउंड्री है 1875 के बाद, ये इसी पर ही इंसिस्ट करते हैं। आसाम जो है वो कहता है कि ये जो 1986 में जो बाउंड्री बनी थी उसको डिमार्केट करने के बारे में कहता है कि जो 1933 की नोटिफिकेशन के बाद जो बाउंड्री बनी थी, आसाम उस पर इंसिस्ट करता है। तो दोनों ही चीज़ें अलग अलग बाउंड्रीज़ की डिमांड करती हैं, मोटा मोटा जो आपको ध्यान में रखना है। मिज़ोरम और आसाम दोनों बात करती हैं। आसाम कहता है कि जो बाउंड्री डिमार्केट हुई थी 1986 में, मुझे वो चाहिए और मैं वो मानता हूँ। ठीक है, और आसाम कहता है कि जो मिज़ोरम कहता है जो 1875 के बाद डिसाइड हुई थी, मैं वो मानता हूँ। तो वो इशू आ रहा है कि मैं बाउंड्री कौन सी मानूंगा, वही इशू है। ठीक है, क्योंकि क्या था कि पूरा का पूरा मिज़ोरम ही आसाम का पार्ट था इंडिपेंडेंस से पहले, तो वो चीज़ इशू बन जाती है। अब क्या है कि यहाँ पर कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिसमें अभी भी पेंडिंग है, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में डिवीज़न ऑफ एसेट्स का मैटर पेंडिंग है, और बिहार और झारखंड में भी ये मैटर पेंडिंग है। तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स नॉर्थ ईस्ट में आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मैप आप देख सकते हो और ये ध्यान में रख सकते हो कि ये मैप क्या है। बेसिकली आसाम और मेघालय का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, इसको हम थोड़ा सा भी डिटेल में आप चाहो डिस्कस कर सकते हैं। आसाम और मेघालय का बॉर्डर डिस्प्यूट जब भी आप पढ़ोगे, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये आर्टिकल 263 के अंडर आता है। अब है क्या, रिसेंटली आसाम और मेघालय ने ये अग्री किया है कि हम अपने जो इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो एटलीस्ट 6 एरियाज़ में तो सेटल कर ही लेंगे। तो मेघालय को आसाम से कार्व आउट किया गया था और फुल फ्लेज स्टेट बना था ये 1972 में। अब 12 पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट हैं इन दोनों स्टेट्स में, इंक्लूडिंग लैंगपी एंड बोको। दिस इज़ बोको एंड लैंगपी। ये 12 पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट हैं इन दोनों स्टेट्स में। और ये जो डिस्प्यूट्स हैं ये कहाँ से निकले थे, मेघालय गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो आसाम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1969 को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। तो यहाँ से ये डिस्प्यूट्स जो है वो निकल करके आ रहे थे। तो अब फाइनली ये कहा है मेघालय ने कि आसाम और मेघालय ने एग्री किया है कि हम ये इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो एटलीस्ट 6 एरियाज़ में तो सेटल कर ही लेंगे। तो इसमें यही है, आसाम और मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट का ये पूरा बैकग्राउंड क्या था वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ यहाँ पर, जब मैंने आपको आसाम मेघालय समझाया था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझा चुकी हूँ आसाम मेघालय का वही सेम चीज़ है
ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें ज़्यादा कुछ, आपको छोटा छोटा बस पॉइंट्स याद रखने हैं कि क्या थे, इनकी हिस्ट्री क्या थी, कहाँ से ये चलते आ रहे हैं। और मेन मैंने आपको बता दिया कि आसाम से ही ज़्यादातर ये निकले थे, तो इसी वजह से कार्व आउट किए गए थे। इसी वजह से यहाँ पर आसाम जो है हमेशा डिस्प्यूट में रहता ही है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ। ठीक है, तो आसाम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट में यही इशू अभी चलता आ रहा है कि उन्होंने रिजॉल्व करने की बात की है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनर लाइन परमिट और प्रोटेक्टेड एरिया परमिट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग यही डिस्कस करते हैं। ये हमारी वेबसाइट है synopsisis.in। यहाँ पर आप जाओगे स्पेशल कोर्सेज में PT 360 में आप जाओगे तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा। तो ये अभी जो हमने लेक्चर डिस्कस किया है वो इसी कोर्स का पार्ट है, PT 360 कोर्स का ही पार्ट है। तो अगर आपको ये वीडियोस और ये PDF वगैरह एक्सेस करनी है, आप यहाँ से ले सकते हो। और ये कंटेंट इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर जाके एक्सेस कर सकते हो। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।